तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और अत्यधिक संरचित क्लिनिकल मैट्रिक्स की गहराई में उतरने वाले हैं। ये मैट्रिक्स त्वचा रोगों के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल का विस्तार से वर्णन करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से कुष्ठ कहा जाता है। अक्सर हम आयुर्वेद को सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के नुस्खों के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज का ये विश्लेषण दिखाएगा कि ये प्रणाली असल में कितनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए। ये जो काफी जटिल सी लगने वाली मराठी तालिका है ना, बिल्कुल यही हमारा आज का मुख्य स्रोत है। इसे कुष्ठ चिकित्सा क्रम बोधक सारणी कहा गया है। हम इस तालिका के हर एक कॉलम को बहुत ही बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। इसमें उपचार, औषधियां और आहार विहार का इतना स्पष्ट उल्लेख है कि इसे समझने के बाद एक बेहद तार्किक चिकित्सा प्रोटोकॉल हमारे सामने आ जाएगा। इस पूरी तालिका को सही ढंग से समझने के लिए हम बिल्कुल उसी क्रम का पालन करेंगे जो एक वैद्य करता है। यानी हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहला, सामान्य शुद्धि। दूसरा, दोष विशिष्ट प्रोटोकॉल। तीसरा, स्थानीय चिकित्सा। चौथा, विशिष्ट कुष्ठ प्रबंधन। पांचवा, आवश्यक आहार नियम। और छठा, अहितकर आचरण। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सामान्य शुद्धि और डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, जिन मामलों में विषाक्तता बहुत अधिक होती है, जिसे बहुदोष भी कहा जाता है, वहां त्वचा का सीधा इलाज करने से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। ये मूल पाठ बहुत ही शानदार ढंग से बताता है कि ये तैयारी एक खास क्रम में होती है। सबसे पहले संशोधन, यानी पूरे शरीर की सफाई। उसके बाद घृतपान, जिसका मतलब है आंतरिक रूप से घी का सेवन। और फिर स्नेहन किया जाता है, यानी बाहर से शरीर की तेल मालिश। सच कहूं तो ये एक ऐसा मजबूत आधार तैयार कर देता है जिससे आगे की दवाइयां अपना 100% असर दिखा सकें। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, दोष विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल। एक बार जब शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब असली काम शुरू होता है। ये मैट्रिक्स शरीर के प्रमुख दोषों, वात, कफ और पित्त के आधार पर एकदम विशिष्ट प्राथमिक उपचार तय करता है। इस तालिका का सबसे अहम पॉइंट ये कस्टमाइज्ड निष्कासन रणनीति है। मतलब, वात प्रधान कुष्ठ है तो आस्थापन और अनुवासन बस्ती यानी एनिमा दिया जाएगा। कफ प्रधान स्थिति है तो वमन यानी उल्टी कराई जाएगी। और अगर पित्त प्रधान कुष्ठ है तो विरेचन के जरिए पेट साफ किया जाएगा। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सीधे बीमारी की जड़ पर अचूक प्रहार है। आइए अब जरा इस्तेमाल होने वाली विशिष्ट औषधियों पर नजर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर कफ के उपचार के लिए वमन योग का इस्तेमाल होता है, जिसमें इंद्रजव, मदनफल और नीम व पटोल जैसी कड़वी जड़ी बूटियों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पित्त के लिए विरेचन योग में निशोत्तर, दंतिमूल और त्रिफला का इस्तेमाल होता है, ताकि शरीर से पित्त को बहुत ही प्रभावी ढंग से बाहर निकाला जा सके। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, स्थानीय चिकित्सा और लेप। पूरे शरीर के स्तर पर दोषों को बैलेंस करने के बाद ये ग्रंथ सीधे प्रभावित क्षेत्रों के इलाज पर आ जाता है। कुष्ठ के उन पैच के लिए जो खुरदरे या एकदम शून्य हो गए हैं, प्रोटोकॉल में स्थानीय रक्त मोक्षण की जरूरत बताई गई है। और इसके लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े हैरान करने वाले लग सकते हैं। जैसे जानवरों के सींग, एक खास तरह की कड़वी लौकी जिसे तुम्बड़ी कहते हैं, या फिर जोंक। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, सीधे उसी जगह से विषाक्त खून को बाहर खींचना। और ये चीजें दिखाती हैं कि यह चिकित्सा कितनी प्रैक्टिकल और एक्टिव है। अगर त्वचा सुन्न हो गई है तो वहां से खून निकालकर क्षारकर्म यानी एल्कलाइन चीजें लगाई जाती हैं। लेकिन अगर कुष्ठ सख्त है, उसमें पसीना आ रहा है और भयानक खुजली है, तो औषधीय लेप लगाने से पहले उस जगह को खुरदुरे कपड़े या खास पत्तों से अच्छी तरह रगड़ा जाता है। इन शारीरिक प्रक्रियाओं के बाद त्वचा को पूरी तरह हील करने के लिए सीधे हर्बल पेस्ट लगाए जाते हैं, जिन्हें लेप कहते हैं, जैसे एलादी लेप या चित्रकादी लेप। स्रोत में यह बात एकदम स्पष्ट है कि कौन सी औषधि चुनी जाएगी यह पूरी तरह से कुष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, विशिष्ट कुष्ठ प्रकारों का प्रबंधन। ये जो मूल पाठ है ना, ये सिर्फ ऊपरी और सामान्य लक्षणों की बात नहीं करता, बल्कि ये अलग अलग प्रकार के कुष्ठ के लिए अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट और क्रोनोलॉजिकल प्रोटोकॉल देता है। श्वित्र कुष्ठ के लिए ये 4 स्टेप वाली प्रक्रिया वाकई बेहद दिलचस्प है। ये शुद्धि से शुरू होती है,
फिर गुड़ और अंजीर के रस के साथ विरेचन, उसके बाद लगातार 3 दिनों तक स्नेहन और आखिर में आता है सबसे क्रिटिकल निर्देश, आतप सेवन यानी धूप में बैठना। बाकी स्थितियों के लिए भी बड़ी ही सटीक और त्वरित प्रोटोकॉल मौजूद हैं, जैसे गलित कुष्ठ में गोमूत्र पीने या नीम का लेप लगाने को कहा गया है। अगर दाहाधिक्य है यानी शरीर में भयंकर जलन हो रही है तो एकदम ठंडक पहुंचाने वाले रक्त चंदन और शतधौत घृत यानी जिसे 100 बार धोया गया हो ऐसे घी से मालिश करने का जिक्र है। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, आवश्यक आहार संबंधी नियम। इस पूरे सिस्टम में दबा देना तो महज आधी लड़ाई है। मैट्रिक्स जोर देकर कहता है कि जो हम खाते हैं यानी पथ्य, वही रिकवरी की असली नींव है। यह हितकर आहार पूरी तरह से हल्के और सुपाच्य अनाजों पर टिका है, जैसे पुराना शाली चावल या जौ। इसके साथ ही खास तौर पर कड़वी सब्जियां खाने की सलाह दी गई है, जैसे पटोल और नीम के पत्ते। और हाँ, खाना पकाने के लिए तिल या सरसों जैसे विशिष्ट औषधीय तेलों का ही इस्तेमाल करना है। कमाल की बात तो ये है कि ये पाठ सामान्य पानी तक को खदिरोधक से रिप्लेस करने को कहता है। ये खदिर की लकड़ी से बना एक खास हर्बल काढ़ा है जिसे प्यास बुझाने के लिए पीना भी है और नहाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। और अंत में भाग 6, अहितकर आचरण, जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। ये तुलना एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ हल्का भोजन है तो दूसरी तरफ भारी और बेमेल खाने, दही, मछली और बहुत ज़्यादा खट्टे या नमकीन स्वादों की सख्त मनाही है। उड़द की दाल जैसी चीज़ों को तो इस ट्रीटमेंट का दुश्मन माना गया है, जो पूरे के पूरे चिकित्सा प्रोटोकॉल पर पानी फेर सकती हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम स्रोत तालिका के दूसरे पन्ने पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये पाबंदियां सिर्फ डाइनिंग टेबल तक सीमित नहीं हैं। ये लिस्ट वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। दिन में सोना तो मना है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें नैतिक पतन को भी बीमारी बढ़ाने वाला माना गया है। झूठ बोलना, एहसान फरामोश होना, बड़ों का अपमान करना और किसी भी तरह के पाप कर्म को सीधे तौर पर अपथ्य की कैटेगरी में रखा गया है। और यही चीज इस स्रोत सामग्री के एक बहुत ही गहरे दर्शन को सामने लाती है। शारीरिक उपचार और हमारा नैतिक आचरण, ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर मन और आचरण साफ नहीं है तो दवाइयां भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। शारीरिक और नैतिक दोनों तरह के नियमों को एक साथ जोड़ने वाला ये प्राचीन नजरिया क्या सच्चे और स्थायी स्वास्थ्य को लेकर हमारी आज की सोच को बदल सकता है? शायद स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी बसता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी ने स्वास्थ्य को देखने का एक नया और विस्तृत नजरिया जरूर दिया होगा।